बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हम चैप्टर 2 में आज नया एसएलओ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसएलओ है डिस्कस द बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स दैट कम टुगेदर टू फॉर्म द ह्यूमन बॉडी। अब ये बहुत ब्रॉड एसएलओ है। ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उन्हें डिस्कस करने का कहा जा रहा है। अब कंटेंट की लिमिट को देखते हुए, हमारे ग्रेड के लेवल को देखते हुए, हम यहां पे चंद इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे जिससे आपकी सेंस क्लियर होगी। नॉलेज जो एसएलओ से बना है वो है मेजर ऑर्गन सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब जब हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं ना, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ह्यूमन बॉडी बहुत कंप्लेक्स स्ट्रक्चर है। आज की तारीख तक जब साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, हमें आज भी ह्यूमन बॉडी की 100% समझ नहीं आई है। अगर हम डिटेल में जाते हैं तो हमें हर स्ट्रक्चर का क्या रोल है, किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, हमें कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, स्पेशली अगर हम ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लेक्सिटी है ये इसलिए है कि हमारी जो बॉडी है इसके स्ट्रक्चर्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं। हम तमाम जानदारों में सबसे एडवांस हैं। हमारा नर्वस सिस्टम सबसे एडवांस है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी जो है वो बेहतर इवॉल्व हुई है। और उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स जब मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं तो हम बाकी जानदारों से बेहतर काम करते हैं। यही वजह है कि ह्यूमंस जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ माहौल्स में, एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर जाते हैं, जहां दूसरे जानदारों के लिए सरवाइव करना मुश्किल है। बने किसके हैं? जब आप इंडिविजुअल लेवल से नीचे आते हो तो आपको पता लगता है हमारी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं ताकि बॉडी फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म किया जाए। मुझे आप लोगों ने क्विकली 10 सेकंड के अंदर अंदर मुझे जवाब दो, आप लोगों के जहन में कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स आते हैं? अनफाल, अबीहा, फातिमा, अनीक, क्विकली जितने नाम याद आ रहे हैं मुझे बताओ। हाँ जी बोलें। सर माउथ माउथ हार्ट स्टमक किडनी। अबीहा वेट, अबीहा वेट, अनफाल को बोलने दो। सर माउथ किडनी स्टमक हार्ट लीवर लंग्स। सर ये ऑर्गन है। मैं क्या पूछ रहा हूं? ऑर्गन सिस्टम, नॉट ऑर्गन। हाँ जी इनफाल, ऑर्गन सिस्टम्स का बताओ, सोचो। अभी आप बोलो। अनीक, यू कैन टाइप। Sir, nervous system, गुड, शाबाश। muscular system, ओके, and skeletal system, ठीक है, digestive system, respiratory system, वेरी गुड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, reproductive system. एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसका हमें नाम ही नहीं पता होता, हम पहले उसको पढ़ेंगे, वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। नहीं ना आइडिया था इसका? इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है ये आपकी बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारी आउटर लेयर बनाता है। वो लेयर या वो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का जो सबसे बाहर है, जो हमें डायरेक्टली बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इस सिस्टम को हम कहते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। हम में, ह्यूमंस में, इस सिस्टम ने जो स्ट्रक्चर बनाना है, जो ऑर्गन बनाना है, वो स्किन है, प्रोमिनेंट ऑर्गन। लेकिन अगर आप बाकी एनिमल्स में देखो तो आपको वहां पे फेदर्स मिलेंगे, बर्ड्स की अगर हम बात करें।
कुछ और एनिमल्स के एग्जांपल लें तो हमें उनकी बॉडी पे बकायदा फर मिलती है, ठीक है। तो ये जो फेदर, फर, हम में स्किन है, ये असल में इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। ठीक हो गया। हम बाहर से चल रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें क्लियरली विजिबल है उस तरफ आते हैं। अब अगर आप डायग्राम को जूम करके देखें तो ये देखो आपके पास जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, मैंने इसके कंपोनेंट्स हाईलाइट किए हैं। आपको यहां पे 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मैं दिखा रहा हूं, स्किन, नेल्स और हेयर। वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम स्किन पे फोकस करें तो आपको रियलाइज होगा कि स्किन के अंदर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। देख सकते हो, ये सारी चीजें मैंने पढ़ानी आगे, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं। एपिडर्मिस और डर्मिस। जो डर्मिस है, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखो तो आपको यहां पे 2 ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं। नाम याद कर लो, एक आपके पास सेबेशियस ग्लैंड है, दूसरा स्वेट ग्लैंड है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं हमें यहां पे हेयर बल्ब नजर आ रहा है। ये वो जगह है जहां से हेयर रूट आउट होता है, ओरिजिनेट कर रहा होता है। हमें यहां नर्व्स मिलती हैं, वेन्स मिलती हैं, और कुछ कम क्वांटिटी में, बहुत थोड़े लेकिन एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू मिलते हैं। तो ये आपके पास हमारी इंटेगुमेंट्री सिस्टम में स्किन के कंपोनेंट्स हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, मकसद सिर्फ यह है कि आप कुछ नया सीखो, कोई ऐसी बात जो आपके माइंड को क्लिक कर जाए। अभी इनफाल ने मुझे हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के नाम बताए। इनफाल आपसे स्टार्ट करते हैं, फातिमा भी ज्वाइन कर सकती हैं। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? हां जी इनफाल, फातिमा। सर हार्ट। हार्ट। लंग्स उससे बड़े नहीं होते? क्या ख्याल है इनफाल? हाँ जी फातिमा। अबीहा ने अगर चैट जीपीटी यूज नहीं किया तो वो भी बता सकती है। क्या सर? नहीं यूज किया? स्किन। कौन बोला स्किन? फातिमा ने कहा। अबीहा आपको क्या लगता है? यस सर। अबीहा की ओपिनियन? सर किस चीज पे? समझ नहीं आई, दोबारा बोलो। सर मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी। चलो अभी आ जाएगी। इनफाल आंसर चेंज करना चाहोगी या यहीं लॉक करें? फातिमा ने सही जवाब दिया। हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है बच्चों, ये आपकी स्किन है। खुद देखो कि आपकी बॉडी का कितना सरफेस एरिया इसने कवर किया होता है, तो आप इजीली जज कर सकते हो कि बाय साइज, बाय वॉल्यूम, ये आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं जी इंटेगुमेंट्री सिस्टम के। ठीक हो गया। जिसमें स्किन जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। अभी हमने डायग्राम में देखा इसमें 2 लेयर्स हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक हो गया। काम क्या कर रही है? सबसे बाहर है, तो इसका मतलब ये हमें प्रोटेक्शन देगी। प्रोटेक्शन किस चीज से देगी? आपके आउटर एनवायरनमेंट में। आपका जो आउटर एनवायरनमेंट है इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मौजूद होते हैं, अगर स्किन उन्हें ना रोके तो ये हमें बहुत सीवियर कंडीशन कॉज कर सकते हैं। जैसे बड़ी कॉमन एग्जांपल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारी एयर में हर वक्त कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फंजाई, इनके पॉलन्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ग्रो करके फंजाई बनाते हैं। इसी तरह कई किस्म के एलर्जिक केमिकल्स होते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपकी स्किन को या जिन्हें स्किन रोक रही होती है। ठीक है। अब जो एपिडर्मिस है, इससे नीचे आप देखते हो आपको डर्मिस मिलती है। ये डर्मिस जो है इसमें हम देखते हैं हमें ब्लड वेसल्स मिल रही हैं, नर्व्स हैं, हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल से मुराद है कि आपके पास वो पॉइंट जहां से हेयर ओरिजिनेट हो रहा होता है। ठीक है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हमें मिलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड। ठीक।
अब जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये स्वेटिंग करते हैं, ठीक है। और स्वेटिंग के दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी पे वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं या वाटर रिलीज होता है, और वो जो वाटर है वो जब आपकी स्किन से एयर में ट्रांसफर होता है तो आप देखते हो इस दौरान आपको कूलिंग फील होती है, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप करता है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी, इवेपोरेटिव कूलिंग, पढ़ी है। यह असल में स्वेट ग्लैंड इवेपोरेटिव कूलिंग करता है। जब भी किसी सरफेस से वाटर ट्रांसफर होता है दूसरी जगह या इवेपोरेट करता है तो वो अपने साथ उस सरफेस का कुछ ना कुछ टेम्परेचर या हीट साथ ले जाता है, जिसकी वजह से जो सरफेस है उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। तो स्वेट ग्लैंड्स हमें कूलिंग इफेक्ट दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास आते हैं सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। मैं भी यहां पे एनिमेशन खुद नहीं दिखा रहा, हमारे नेक्स्ट नॉलेज में हम देखेंगे कि स्वेटिंग का प्रोसेस कैसे हो रहा है। सेबेशियस ग्लैंड अक्सर आप फील करते हो हमारी स्किन में हमें ऑयली कंपोनेंट फील होता है। अक्सर हम कहते हैं हमारी स्किन ऑयली हुई हुई है। वो ऑयली इसलिए होती है कि आपकी स्किन में ग्लैंड है सेबेशियस ग्लैंड, ये वहां पे ऑयली स्क्रीशन करता है। ये जो ऑयली स्क्रीशन है ना, इसकी भी बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये आपकी स्किन को ऑयली करके उसे बाहर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। जैसे बाहर एनवायरनमेंट में एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑयल की जो लेयर है वो उन्हें हमारी स्किन के साथ इफेक्टिवली अटैच नहीं होने देती, ताकि हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा जर्म्स जो है वो ग्रो ना करे। ठीक हो गया, ये आपके पास एक सिंपल सी सिग्निफिकेंस है। स्किन की अगर एनिमेशन देखें बड़ी सिंपल सी है, ऐसा जिसमें कुछ नहीं है, लेकिन विजुलाइज कर लेते हैं। अब जरा ये देखो, ये स्किन को हाईलाइट किया गया और आप नोटिस कर सकते हो एक चीज कि ह्यूमन बॉडी जो है, यहां आपको स्किन पे बहुत ज्यादा हेयर नहीं मिलेंगे। स्लाइड्स पे हम वापस आते हैं, क्योंकि इंटेगुमेंट्री सिस्टम में स्किन के साथ हेयर भी होते हैं। हां, ह्यूमन बॉडी ऐसे इवॉल्व हुई है कि हमें यहां ज्यादा हेयर नहीं मिल रही। अगर हम हेयर की कंपोजिशन देखें तो आपको यहां पे एक स्पेशल प्रोटीन मिलती है। इसे आपने लिख लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, कैंटअप की बुक पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी फाइनल के लिए। केराटिन प्रोटीन है जो हेयर बना रही होती है, और अगर आप साथ ही देखो स्लाइड में, नेल भी इसी प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो दोनों की कंपोजिशन सेम प्रोटीन से हो रही है। हेयर का फंक्शन क्या है, जरा ध्यान से आप लोगों ने इसे देखना है। हेयर दो काम कर रहे हैं, एक इंसुलेशन का और दूसरा सेंसेशन का। हमें सेंसेशन में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जब भी आप देखते हो आपके हेयर को कोई चीज टच करती है तो आपको सेंसेशन फील होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, एक नजर देख लेते हैं। ये देखो, ये जहां आपके पास स्किन में हेयर ग्रो कर रहे होते हैं, आप देखते हो आपको यहां पे ये येलो कलर की नर्व्स मिलती हैं। इन हेयर फॉलिकल के साथ नर्व्स होती है। जब भी हेयर को टच किया जाता है तो इनकी मूवमेंट से साथ जो अटैच नर्व होती है वो एक्टिवेट होती है, जो हमें सेंसेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड फंक्शन है इंसुलेशन वाला, इसका किसी को आइडिया है? इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड करती है हमें हेयर जो है? अनफाल, अबीहा, हेयर हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ सेंस बनती है आपके माइंड में, या मैं एलैबोरेट करूं? हम अपनी बॉडी को अगर इमेजिन करें तो हमें आइडिया होगा कि जो मेजर पार्ट है ना हमारी बॉडी का, यहां हेयर ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन आप जैसे ही स्कल वाले एरिया में आते हो तो आप देखते हो यहां पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ है। बाकी बॉडी पार्ट पे तो नहीं, लेकिन यहां ये फिनोमेना बड़ा प्रोमिनेंट होता है।
हेयर इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। लेट्स से मैं कहता हूं ये आपके पास स्किन की आउटर लेयर है, ठीक है, और इस आउटर लेयर पे यूं हेयर ग्रो किए हुए हैं। अब होता यह है कि जब एयर यहां से पास करती है तो ये जो हेयर हैं ये अपने नीचे एयर को ट्रैप करते हैं, ठीक है। जब एयर फ्लो करती है ऐसी जगह जहां हेयर ज्यादा है तो वो जो बालों की लेयर होती है ना वो अपने नीचे थोड़ी सी अमाउंट में एयर को ट्रैप कर लेती है। हम कहते हैं कि यहां पे एक स्टिल एयर की लेयर बन चुकी है, ठीक है, एक स्टिल एयर आ गई है। ये एयर मूव नहीं कर रही, ऊपर से एयर मूव करती जा रही है, नीचे जो है वो बालों में कुछ ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से आप देखते हो ये जो हेयर यहां पे एयर को ट्रैप कर रहे हैं इस एयर का टेंपरेचर इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे स्किन मौजूद है। तो स्किन के साथ जब ये एयर इन कांटेक्ट आती है तो ये थोड़ी वार्म हो जाती है, जबकि बाकी सराउंडिंग में जो एयर है वो कूल रहती है। ये जो स्टिल एयर है जब ये वार्म हो जाती है तो आप देखते हो कि ये हमारी स्किन और बाहर की एयर के दरमियान एक लेयर बना लेती है। इसे हम कहते हैं इंसुलेशन लेयर। ये जो इंसुलेशन लेयर है ये आपकी सरफेस से हीट को एयर में जो ट्रांसफर हो रहा है उसे प्रिवेंट करती है। तो इस तरह हम कहते हैं कि आपके जो हेयर हैं ये इंसुलेशन करवा रहे हैं। ये चीज समझ आई है? कोई कंफ्यूजन इसमें? मैं एक सेंटेंस में इसको दोबारा रिपीट करता हूं। हेयर क्या करेंगे? ये एयर को ट्रैप करेंगे और वो जो एयर है वो एक इंसुलेशन की लेयर बनाएगी जो आपकी स्किन से बाहर एनवायरनमेंट में हीट ट्रांसफर को प्रिवेंट करेगी, जिसकी वजह से आपका बॉडी टेंपरेचर मेंटेन रहेगा। हमें स्किन पे ये इफेक्ट इतना फील नहीं होता, लेकिन स्कल वाले एरिया में जहां हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है वहां ये चीज बड़ी प्रोमिनेंट है। और अगर हम ह्यूमन से बाहर आ जाएं, एनिमल्स की एग्जांपल लें, स्पेशली जिस तरह देखो मैंने डायग्राम में बियर दिखाया हुआ है। अब यहां पे जब आप बियर को इमेजिन करो तो इसकी स्किन पे तो बहुत ज्यादा फर मौजूद है और ये जो फर ग्रो की है इसका कोई ना कोई मकसद है, और वो मकसद ये है कि ये जो बियर है ये ठंडे इलाके में रहता है जहां टेंपरेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप करता है। उसे उस सर्दी से बचाने के लिए एक मैकेनिज्म उसमें यह डेवलप हुआ कि उसमें फर बहुत ज्यादा ग्रो की। जब फर बहुत ज्यादा है तो ये उतना ही ज्यादा एयर ट्रैप करेगी। जितना एयर ज्यादा ट्रैप होगी उतना आप देखोगे कि ये एयर उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी कि उसकी बॉडी से हीट बाहर एनवायरनमेंट में कम से कम ट्रांसफर हो। इसे कहते हैं इंसुलेशन और इसमें हेयर इन्वॉल्व होते हैं। अंडरस्टूड? नेल देखो, नेल का काम सिंपल, फिंगर टिप्स को प्रोटेक्ट करना है। जो दो ग्लैंड्स हैं ये हम पढ़ चुके हैं। स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करेंगे जिसका काम इवेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू बॉडी टेंपरेचर को मेंटेन करना। सेबेशियस ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करेंगे जो क्या कर रहे हैं, आपकी स्किन और उस पे जो हेयर है उन्हें मॉइस्चराइज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है ये स्केलेटल सिस्टम है। मुझे फातिमा ने बताना है, जूम ही रखें डायग्राम को, कि मुझे देख के बताओ स्केलेटल सिस्टम में आप कौन कौन से स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हो। बोन और कार्टिलेज, थर्ड पे ज्वाइंट्स, फोर्थ पे लिगामेंट्स, ठीक है। अब मुझे फातिमा बताएंगी कि बोन और कार्टिलेज में बेसिकली क्या फर्क है। एनी आइडिया? अनफाल और अबीहा भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को आइडिया है इन दो स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है?
सर बोन एक सिंगल होती है और कार्टिलेज जो है वो काफी ज्यादा बोन्स होती है। अच्छा, ठीक है जी, मुझे इनका पॉइंट समझ आ गया। कोई तस्दीक करना चाहे या तरदीद करना चाहे? अभी हाँ, ऐसे ही है, बोन्स को मिला दें तो कार्टिलेज बनते हैं। एनिमेशन को देख लें पहले, जब पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर भी होंगी। जरा एनिमेशन में ऑब्जर्व करते हैं हमारा स्केलेटन सिस्टम कैसे नजर आ रहा है। इससे नहीं कंफ्यूज होना, ये जो आपको इतनी ज्यादा लेबलिंग नजर आ रही है ये हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं है, लेकिन देख रहे हो तो फिर अंडरस्टैंड भी करो। अब जरा गौर से देखो, आपको यहां पे जो स्केलेटन शो हो रहा है इसमें दो कलर हाईलाइट हो रहे हैं। व्हाइटनेस है और ये देखो ब्लू स्ट्रक्चर भी आपको कहीं कहीं मिल रहा है। ये रियल में ब्लू नहीं होता, लेकिन यहां उसने बस कलर कंट्रास्ट दिखाया है। ये जो व्हाइट है ये बोन्स हैं जी, और वो जो उसने ब्लू कलर का शेड दिया हुआ है ये कार्टिलेज को दिया हुआ है। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो उसे हाईलाइट हुआ होगा कि किन किन बॉडी पार्ट्स में कहां आपको कार्टिलेज नुमाया हो रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज हमने बात की थी जहां पे ये बोन्स मिल रही हैं। ठीक है, जहां बोन्स मिल रही हैं ये देखो आपके पास ज्वाइंट बन रहा है, और फोर्थ कंपोनेंट था लिगामेंट। अब आओ स्लाइड पे। स्ट्रक्चरली आप देखोगे आपको इनमें कुछ खातिर ख्वाह फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बोन है, कार्टिलेज है, ज्वाइंट है और लिगामेंट है। और जरा आप देखो साइड पे चारों को हाईलाइट भी किया है, बोन, कार्टिलेज, ये देखो ये जो जोड़ बन रहे हैं उन जगहों पे आपको कार्टिलेज हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, और जहां दो बोन्स मिल रही हैं वहां ज्वाइंट है, और वहीं पे आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है लिगामेंट। अब जरा इन्हें पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम करता क्या है, ये आपकी बॉडी को एक ढांचा प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क देता है। मेरी ये जो शेप है, जितने भी हम ह्यूमंस हैं, हमारी जो इस तरह की शेप है जिसमें हम सीधा खड़े होते हैं, हमारे दो हाथ फ्री होते हैं और दो टांगों को हम यूज करते हैं वॉकिंग रनिंग के लिए, इसकी वजह यह है कि हमारा स्केलेटन ऐसा है। अगर आपके पास चार टांगों पे चलने वाला जानवर है तो उसकी वजह यह है कि बेसिकली उसका स्केलेटन हमसे डिफरेंट डेवलप हुआ है। अब बोन्स हमारे पास स्ट्रक्चरली देखो तो ये कनेक्टिव टिश्यू ही है, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यूज जो है ये बहुत हार्ड हैं। ये इतने हार्ड हो गए हैं कि आप देखते हो ये प्रॉपर एक बोन की शक्ल में आ गए। कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज में भी है, लेकिन बोन की निस्बत ये कंपैरेटिवली वहां पे सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, बोन की तरह हार्ड नहीं हुए, तो हमने उसे कार्टिलेज कह दिया। यहां से हमें मालूम हुआ कि दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो कार्टिलेज, अगर बहुत ज्यादा हार्ड है तो बोन। मुझे कोई कार्टिलेज की एग्जांपल दे सकते हैं जिसे हम इजीली लोकेट कर सके अपनी बॉडी पर? है किसी की इतनी ऑब्जर्वेशन? फातिमा, आपने जो कहा था कि बोन्स की कलेक्शन को कार्टिलेज कहते हैं, तो बच्चे ऐसा नहीं है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फातिमा आप बताओ। कार्टिलेज की एग्जांपल हिंट मैं दे देता हूं कि ये बोन से सॉफ्ट है, तो आप फील करते हो जब आप इस जगह को प्रेस कर रहे होते हो तो ये मसल्स भी नहीं होते, लेकिन ये बोन्स की तरह हार्ड भी नहीं होते। सर ये अपने ईयर को नहीं महसूस किया?
कि ये मीट भी नहीं है, मसल भी नहीं है, लेकिन ये बोन्स भी नहीं है, तो ये असल में कार्टिलेज है। एक और एग्जांपल जो नोज। इजी टू आइडेंटिफाई हो, क्या चीज? नोज। नोज, वेरी गुड। ये जो आपका एक्सटर्नली आउटर पार्ट है नोज का, देखते हो कितना सॉफ्ट है, ये भी कार्टिलेज होता है। जहां पे दो बोन्स आपस में आके जुड़ती हैं वो आपके पास ज्वाइंट कहलाता है। अब ये जो दो बोन्स आपस में आके ज्वाइंट पे जुड़ रही हैं, आप देखते हो यहां पे एक बैंड होता है जो इन्हें आपस में जोड़े रखते हैं, ताकि जब स्केलेटन मूव कर रहा हो तो ऐसा ना हो कि एक बोन दूसरी से अलग हो जाए। ये हाथ की मूवमेंट की है, बोन वो चली गई है, हाथ इधर ही रह गया, ठीक है, ऐसे नहीं ना होना चाहिए। तो फिर आप देखते हो कि आपके पास एक और स्ट्रक्चर आता है विच इज लिगामेंट। ये जो लिगामेंट्स हैं ये भी आपके पास कनेक्टिव टिश्यू के बड़े स्ट्रॉन्ग बैंड्स होते हैं जिन्होंने दो बोन्स को आपस में जोड़ के रखा होता है। आगे एक और स्ट्रक्चर आएगा, वो जो स्ट्रक्चर है वो बोन्स और मसल्स को जोड़ के रखते हैं। किसी को अगर आइडिया हो तो बताए जरा, मैं भी देखूं, नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। यहां इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि आपने फर्क याद रखने इन दोनों में, कि कौन सा स्ट्रक्चर बोन्स को मिला रहा है और कौन सा स्ट्रक्चर बोन मसल के साथ अटैच कर रहा है या मसल्स बोन के साथ अटैच कर रहे हैं। तो लिगामेंट बोन को बोन के साथ अटैच कर रहे हैं। मकसद क्या है? ऑब्वियस सी बात है, बॉडी के अंदर मूवमेंट करवाना। लेकिन स्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, ये अकेले मूवमेंट नहीं करवा सकते, इसके साथ आप देखते हो मसल्स आते हैं। तो मसल्स और बोन्स या स्केलेटल सिस्टम मिलकर मूवमेंट करवाते हैं, शेप मेंटेन करते हैं। ये बात मैं अभी समझा चुका हूं। इसी के साथ आप देखते हो आपकी बॉडी के बहुत से सेंसिटिव लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, इन्हें स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्शन देता है। बड़ी कॉमन एग्जांपल ब्रेन। ब्रेन के राउंड आप देखते हो अल्लाह ताला ने स्कल रखी हुई है, जो बोन्स का कलेक्शन है, जिसका काम ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन साथ ही साथ आप देखते हो प्रोटेक्शन के साथ हमें हमारे ब्लड में जो बहुत सारे सेल्स हैं, ये भी स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। स्केलेटल सिस्टम में एक टाइप होती है सेल की जिन्हें हम बोन मैरो सेल्स कहते हैं। इनका पूरा नाम बोन मैरो स्टेम सेल्स है। हम पढ़ेंगे भी स्टेम सेल्स 9th में, यह आपने लिख लेना है। ये बोन मैरो सेल्स हैं जो हमारे ब्लड के कई तरह के सेल्स हमें बना के दे रहे होते हैं, और ये स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। लास्ट में मिनरल्स को स्टोर करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, ये आपकी बोन स्टोर करती है और जरूरत पड़ने पे बॉडी को प्रोवाइड भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी मस्कुलर सिस्टम। एनिमेशन को जरा पहले देख लें। 3 तरह के होते हैं एनिमेशन में, हमारे पास एक ही तरह का है, लेकिन हम विजुलाइज तो कर सकते हैं कि किस तरह आपकी बॉडी में जो अभी हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है वो पूरी तरह से कवर हुआ है मस्कुलर सिस्टम से। मसल्स जो हैं ये हमारी बोन्स को, कार्टिलेज को अच्छे से कवर किए होते हैं ताकि लोकोमोशन करवा सकें। इससे हमें एक चीज और पता लगती है, ह्यूमंस जो हैं इनमें स्केलेटन अंदर की तरफ होता है, मसल्स बाहर की तरफ होते हैं। तो हम में कौन सा स्केलेटन हुआ? एंडोस्केलेटन। ठीक है, यह आपके पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हम में एंडोस्केलेटन है। ये देखो जरा किस तरह से पूरी बॉडी को मसल्स ने कवर किया हुआ है। ये बोन्स के साथ मिलके लोकोमोशन करवा रहे हैं। सिर्फ इंटरेस्ट के लिए ये देखो किस तरह ये मसल्स आपकी स्कल को कवर कर रहे हैं, फेस को कवर कर रहे हैं। ये इनमें एक बड़ा मजे का मसल है, इसका नाम देखो यहां पे, जाइगोमैटिक मसल। देख रहे हो, ये जो आपकी चीक्स बना रहा होता है,
ये आपके पास ट्रंक के मसल्स हैं, ठीक है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को भी एक दफा ऑब्जर्व करते हैं। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि ये कौन से मसल्स हैं? मसल्स की 3 टाइप्स होती हैं, आप लोगों ने नाम सुन लिए हुए हैं, किसी को आइडिया है कि ये वाले कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल मसल। वेरी गुड, शाबाश। स्लाइड पे आते हैं जी। हमने अभी जो एग्जामिन किए ये सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स हैं हमारे, ठीक है। 3 तरह के जो मसल्स हैं, इनमें स्केलेटल मसल्स बोन्स के साथ कनेक्ट होते हैं और डायरेक्टली बॉडी में मूवमेंट करवा रहे हैं। मैंने साथ डायग्राम्स भी दी हैं, आपने विजुलाइज जरूर करना है कि डायग्राम्स में किस तरह फर्क है। स्केलेटल मसल्स के सेल्स एलोंगेटेड हैं और देखो मल्टीपल न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, ये लिख लो कहीं पे। स्केलेटल मसल्स में एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं और ये एलोंगेटेड फाइबर होते हैं। सेकंड आपके पास आती है टाइप कार्डिक मसल की। कार्डिक मसल पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, ठीक है। काम क्या है तो मसल ही ना, कंट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, लेकिन हार्ट में है तो इसका मतलब है कि ये आपकी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। और जरा आप डायग्राम में देखो, आपको एक यूनिक चीज महसूस होगी जो कि स्केलेटन और स्मूथ मसल्स में नहीं है, कि जो कार्डिक मसल्स हैं इनमें ब्रांचिंग होती है। देख रहे हो किस तरह इनके सेल्स ब्रांचिंग कर रहे हैं और हर सेल में एक ही न्यूक्लियस है, बीच में पार्टीशन नजर आ रही है, हर सेल के पास एक ही न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है डायग्राम से। थर्ड पे हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये आपके जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें मौजूद होते हैं, ठीक है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में इतने बॉडी ऑर्गन्स पढ़े, वो सभी उनमें जो मसल्स पढ़े थे वो स्केलेटल मसल्स थे। एसोफेगस थे, स्टमक थे, इंटेस्टाइन थे, ये सब आपके पास स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं। और ये जो फिर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं वो मूवमेंट्स ऑटोमेटिक होती हैं। ऑटोमेटिक इसलिए हमारी मर्जी से नहीं हो रही। मैं अगर अभी इरादा करूं कि मेरे स्टमक में मूवमेंट होनी चाहिए, नहीं होगा, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या है? ऑटोमेटिक मूवमेंट। और ये कौन करवा रहा है? स्मूथ मसल्स। तो मालूम हमें यह हुआ कि इन 3 मसल्स में से ना सिर्फ स्केलेटन मसल्स हैं जो वॉलंटरी मूवमेंट्स करवाते हैं, जिनकी मूवमेंट्स को हम इंटेंशनली कंट्रोल करते हैं, बाकी दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब देख रहे हो किस तरह टॉपिक के साथ कंसेप्ट्स जुड़ते हैं। टॉपिक हमसे डिमांड कर रहा है कि ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बताओ, लेकिन हम अपने इंफॉर्मेशन को एडवांस कर रहे हैं कहीं ना कहीं लॉजिक यूज करके और डायग्राम्स के थ्रू, जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको बाकी स्टूडेंट से डिस्टिंग्विश करते हैं। यही चीज हमने यहां चेस में सीखनी है। लिगामेंट के साथ मैंने जिक्र किया था, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका काम मसल्स को बोन के साथ अटैच करना है, और यह स्ट्रक्चर है टेंडन, ठीक है। टेंडन भी क्या चीज है? कनेक्टिव टिश्यू ही है, ठीक है। ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है ये मसल के एंड पे होते हैं, जहां मसल एंड हो रहा होता है ना और आगे जाके उसने बोन के साथ अटैच होना होता है, वहां आप देखते हो ये आपके पास टेंडन मौजूद होता है। तो बोन और टेंडन का डिफरेंस याद रखना है। एक चीज याद कर लो, दूसरी खुद ब खुद याद रहेगी। और याद करना है तो लिगामेंट को करो। लिगामेंट को याद करना आसान है, और वो क्या है? बोन टू बोन लिगामेंट। ये एक जुमला याद कर लो, बोन टू बोन लिगामेंट, तो टेंडन बोन टू मसल हो जाएंगे। ठीक हो गया। आज यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, आगे इंशाल्लाह नर्वस सिस्टम से हम कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट है, मिस कोई नहीं करेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बच्चों अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे।